तो जो आज के समय में युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये 20 साल 22 साल 25 साल के लड़के लड़कियां कह रहे हैं कि अब हम मानसिक रूप से डिप्रेशन में हैं, मानसिक अवसाद में हैं। ऐसा सुनने को आपको मिला? आप भी सुने? कभी आपके भी मन में ऐसा लगा कि आप भी डिप्रेशन में हो, कोई मानसिक अवसाद में हो? ऐसा कभी नहीं लगा? बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात देखो, समाज में जब किसी भी चीज़ को बार बार दोहराया जाता है तो कई बार इंसान का मन उसको ग्रहण करने लगता है। आप हमेशा याद रखना कि आप जिन चीज़ों को अपने मन से स्वीकार कर लोगे, उसी के अनुसार से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ऐसा कभी आपने महसूस किया? जो आप धारण करते हो वैसे आप बनने लगते हो, जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। जिस किसी भी चीज़ की कल्पना आप करोगे और उसके बारे में चिंतन करोगे, कुछ समय के बाद आप वैसे बनने लगोगे। जैसे आपने आज सपना देखा है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये सपना जो आपने देखना शुरू किया, तो ये सिर्फ आपके लिए सपना नहीं है, ये एक ख़ास तरीके का कोड वर्ड है। जैसे कंप्यूटर में आप एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हो जिसको हम गीगो कहते हैं। गीगो पढ़ा होगा आपने, GIGO। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। G स्टैंड्स फॉर गार्बेज, कचरा। यानी कंप्यूटर क्या कहता है कंप्यूटर लैंग्वेज में कि कचरा डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। अगर कमांड गलत दोगे कंप्यूटर को तो गलत ही आउटपुट निकालेगा वो। ऐसा ही इंसान का मन भी होता है, मस्तिष्क भी होता है। कचरा हम अगर अपने अंदर डालेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में कचरा जीवन में दिखने लगेगा, सोच में दिखने लगेगा, और वैसा ही मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो आप जब कभी भी सपना देखते हो ना, ये सब जिस सपने को लेकर आप आए हो, ये सिर्फ सपना आपका नहीं है। इस ब्रह्मांड के लिए एक कोड वर्ड आपने जनरेट किया है। कोड वर्ड जैसे एक बाज़ार में बाज़ार की स्थिति बदलती है, उस बाज़ार की स्थिति को बदलने वाला कौन होता है? ग्राहक होता है, दुकानदार नहीं होता, ग्राहक होता है। आप याद करो, कोरोना के पहले आप जिन क्षेत्रों से आए हो, कोरोना के पहले के मार्केट में नारियल पानी कितना बिकता था, आप अपने क्षेत्र में देख लेना। बहुत कम, कई बार ढूंढने से भी नारियल पानी नहीं मिलता था। ऐसा आपने कभी महसूस किया कोरोना के पहले? कोरोना के दौरान जब बहुत सारे लोगों ने मांग करनी शुरू की, नारियल पानी चाहिए, कोरोना से बचने के लिए नारियल पानी चाहिए। आयुर्वेद के बहुत सारे चिकित्सक, डॉक्टर्स ने जब कहना शुरू किया कि हमें नारियल पानी चाहिए, जिस बाज़ार में नारियल पानी की उपलब्धता नहीं थी, उस बाज़ार में भी नारियल पानी दुकानदार लेकर आने लगे। और आज आप किसी भी सड़क के किनारे चले जाओ, किसी भी ठेले रेडी के ऊपर फल वाले के पास चले जाओ, नारियल पानी का जो डाब है वो भरा पड़ा है कि नहीं? हर जगह पे। तो बाज़ार में नारियल पानी कहाँ से आया? आपने मांग की तो बाज़ार अपने प्रकृति को, नेचर को बदल देता है। वैसे ही आप जब सपना देखते हो तो इस ब्रह्मांड के पास एक खबर जाती है कि मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा होना है। तो ब्रह्मांड भी अपने अनुसार से उसकी प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करता है आपके लिए। अब जैसे ही आपने ब्रह्मांड से खबर कर दी, आप देखो ब्रह्मांड से आपको लगता है कि आप कनेक्टेड हो ब्रह्मांड से? आप कितने लोगों को लगता है कि हम कनेक्टेड हैं या नहीं कनेक्टेड हैं? जिनको लगता है हम कनेक्टेड हैं इस ब्रह्मांड से, वो हाथ उठाइए। नहीं लगता है ना? चलो, आपके शरीर कितने तत्वों से बना है? कौन कौन सा? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। अब जो सीक्वेंस है इन 5 तत्वों का, वो कहाँ से आता है? आपका शरीर कैसे बना? उस शरीर का सीक्वेंस कैसे बना?
क्या सीधा आपके शरीर का निर्माण हो गया, या 5 तत्वों ने कैसे कार्य किया? तो इसका जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखो, सबसे पहले हमारी जो बॉडी बनती है, या इस ब्रह्मांड में सबसे पहले अगर 5 तत्वों में से पहला तत्व जो आता है, वो तत्व कौन सा है? पहला तत्व आकाश। पहला तत्व क्या है? आकाश। आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? वायु। आकाश से वायु, और वायु से फिर क्या उत्पन्न हो रहा है? अग्नि। अग्नि से फिर क्या उत्पन्न हुआ? अग्नि से जल। जल, और जल से पृथ्वी। आप देखो, आकाश तत्व, आकाश जिसकी कोई आकृति नहीं है, वो विशाल है, वो बहुत बड़ा है, विशाल है, लेकिन वो स्थूल नहीं है, मगर धीरे से उसमें से वायु निकलती है, और वायु को आप फील कर सकते हो, वायु के प्रवाह को महसूस कर सकते हो। और वायु से ही बिना ऑक्सीजन के आग जलेगी? नहीं जलेगी। और जब आग लगेगी, जल प्रकट होता है, बिजली कड़कती है आकाश में, और थोड़ी देर के बाद बारिश होती है ना? और जब जल को सेटल किया जाए लंबे समय तक, आप एक माला आती है स्फटिक की माला। स्फटिक की माला देखी आपने? सफ़ेद रंग की होती है स्फटिक। स्फटिक किस चीज़ की बनती है? अगर हिमालय में किसी बर्फ़ को 1000 वर्ष तक बर्फ़ ही रहने दिया जाए, तो वो अपने गुण धर्म को बदल देता है। फिर वो बर्फ़ नहीं होता, वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको तापमान भी दोगे तो भी वो मेल्ट नहीं होगा। तो हज़ारों वर्षों तक अगर बर्फ़ ही रह जाए तो वो सॉलिड बन जाता है। उसी की माला बनती है स्फटिक की माला। वो बेसिकली बर्फ़ है, बर्फ़ ही कन्वर्टेड पत्थर है, सॉलिड बन चुका है, और तब जाकर उसने सॉलिड रूप धारण कर लिया। तो जल ही है जो बर्फ़ बना, और बर्फ़ बन गई पत्थर। वैसे ही जल से ही ये धरती भी सेटल होती है, और धीरे धीरे भौतिक रूप धारण कर लेती है। तो आप एक बात बताओ, क्या आपके अंदर आकाश है? आकाश तत्व है? कहाँ है? आपके बॉडी में आकाश कहाँ है? आपकी बॉडी में जितने भी स्पेस हैं, जैसे ये मोड़ है, यहाँ अगर स्पेस नहीं होगा तो ये मुड़ेगा नहीं। ये मोड़ है, जितने जॉइंट्स हैं ना, ये सारे जॉइंट्स में एक खाली जगह रहती है, जिसके कारण से उसमें रोटेशन होता है। ये जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट है, पूरे ब्रेन के अंदर जॉइंट्स हैं, अलग अलग जॉइंट्स बने हुए हैं। बैकबोन में कितने सारे जॉइंट्स बने हुए हैं। वो जितनी भी जगह है ना खाली, स्पेस, वही है स्पेस, वही है आकाश। तो आपके अंदर आकाश है, आपके बाहर आकाश है। तो पहला कनेक्शन आपका किससे बना? यानी ब्रह्मांड से आप आकाश से कनेक्टेड हो, आकाश से कनेक्टेड हो। दूसरा क्या है? वायु। आप सांसें लेते हो, सांसें लिए बिना आप जीवित नहीं रह सकते। सांसें कहाँ से आती है? वायु कहाँ से आती है? ब्रह्मांड से आती है। ब्रह्मांड ही सोर्स का सप्लाई कर रहा है ना आपको, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, वो ब्रह्मांड आपको दे रहा है। जैसे एक मोटरसाइकिल और कार चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल चाहिए, कार या बाइक चलाने के लिए, तो आपको चलाने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए। यानी सोर्स सप्लाई कौन कर रहा है? ब्रह्मांड ही कर रहा है। फिर जल कहाँ से आया? फिर अग्नि कहाँ से आई? फिर आपका शरीर, भौतिक शरीर जो पृथ्वी के रूप में बना, वो कैसे बना? ये सब कुछ तो ब्रह्मांड से बन रहा है। तो हम ब्रह्मांड से कभी भी अलग नहीं हैं। हम माने या ना माने, लेकिन ब्रह्मांड से हम सभी सदा ही कनेक्टेड हैं। हम इस ब्रह्मांड की संतान हैं। अगर ब्रह्मांड
का सोर्स सप्लाई हमें नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन संभव भी नहीं हो सकता। ये ज़िंदगी है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब रही बात, कौन नहीं मानता कि हम ब्रह्मांड से कनेक्टेड नहीं हैं? वो है हमारा मन। आपने कहा ना कि हम ब्रह्मांड से कनेक्टेड नहीं हैं। ये किसने कहा? आपके मन ने कहा, क्योंकि आपके मन को दिखाई नहीं दिया कि हम ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं। तो मन को नहीं दिखा तो मन ने कहा कि नहीं, हम ब्रह्मांड से कनेक्टेड नहीं हैं। जबकि अगर एक प्रयोग आपको करके देखोगे ना कुछ दिनों में, तो आपको पता चलेगा कि आप ब्रह्मांड से कितने ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपने कभी सुना होगा या कभी कभी आपने फील किया होगा अपने लिए कि किसी दिन आपका मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता है, किसी दिन किसी चैप्टर को बहुत आसानी से आप सीख लेते हो, किसी दिन आपका मन लगता ही नहीं पढ़ाई में। चाहे शिक्षक कितनी भी अच्छी बातें बताएं, लेकिन आपके अंदर जो कहते हैं ना, आपके मस्तिष्क में वो बात गहराई तक जाती नहीं है। कभी ऐसा हुआ? किसी दिन आप फुल पोटेंशियल में हो, पूरे पोटेंशियल के साथ हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आज मेरी शक्ति कितनी बड़ी हुई है, और किसी दिन आप मायूस हो, निराश हो, उत्साह नहीं है। ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? जबकि आप तो पढ़ने आए हो। फिर किसी एक दिन शेयर मार्केट के ग्राफ की तरह आपका मूड ऊपर चला जाता है और किसी दिन डाउन हो जाता है। और आप याद रखना, एग्ज़ाम में अगर ऐसा हो गया, कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम में अगर ऐसा हुआ तो जो चैप्टर आप पढ़ाई करके गए हो, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, उसके भी ठीक से आंसर नहीं कर पाओगे आप। कभी ऐसा हुआ? आप जो पढ़ कर गए हो उसके भी अच्छे से आंसर आप नहीं कर पाए। आप जब लौट कर आते हो एग्ज़ाम से बाहर, तो आपको लगता है कि जितना मैं कर सकता था उससे कम किया, इससे भी बेहतर मैं कर सकता था, ऐसा महसूस होता है। ये क्यों होता है? जबकि आप ही का मन है, आप ही का तन है, लेकिन ये कभी ऊर्जा ज़्यादा, उत्साह ज़्यादा, कभी कमी क्यों? उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका मन है। अगर आपका मन निराशा में है, याद रखना, ये विज्ञान है, एक साइंस है आपके मन का। आपकी जो ऊर्जा होती है ना, एनर्जी, आपकी एनर्जी को, आपके पैसे को कोई चुरा सकता है, आपके पैसे को कोई चुरा सकता है। क्या आपको महसूस होता है कि आपकी एनर्जी की भी चोरी हो सकती है? कभी आपको लगा ऐसा? नहीं ना? आपकी ऊर्जा की भी चोरी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। पता है कब? आपकी ऊर्जा की चोरी उस दिन सबसे ज़्यादा होती है जिस दिन आप किसी भी कारण से निराश होते हो। चाहे आप अपने कारण से निराश हो, चाहे किसी ने आपको निराशा में डाल दिया हो, या कोई निगेटिव बात आप किसी की सुन रहे हो, या कोई आपसे निगेटिव बातें कर रहा है, उस समय आपकी जो वाइटल एनर्जी है, उस वाइटल एनर्जी में सेंध मारा जा रहा है, आपकी ऊर्जा की चोरी हो रही है। अब ये कैसे? निराशा से फ़र्क क्या पड़ता है? आपके पास कितने मन हैं? कितने मन? कौन कौन से? अवचेतन और चेतन, कॉन्शस, सब कॉन्शस। पावरफुल कौन सा मन होता है? सब कॉन्शियस। कितना काम करता है वो? 95%, नियर अबाउट 80-90% के आसपास में कहते हैं कि वो काम करता है, और कॉन्शस माइंड सिर्फ 5 से 10% काम करता है। जब आप निराश होते हो, जब आप ये सोचते हो ये काम मेरे से नहीं हो सकता, कभी भी सोचा आपने एग्ज़ाम के पहले भी कि ये तैयारी मेरे से अच्छे नहीं हो सकती, आपने जैसे ही अपने आप को ना कहा ना, तो आपने अपने मन को ना कह दिया, और मन को ना कहा तो उस समय सब कॉन्शियस माइंड को ये कमांड जाता है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता।
और सबकॉन्शियस माइंड है क्या? वही है सप्लायर ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी का सप्लाई करता है, वो देता है। जैसे आप डिप्स लगा रहे हो, एक्सरसाइज करते हो आप लोग? कितने लोग एक्सरसाइज करते हो? सब लोग करते हो, रोज़ के रूटीन में शामिल हो। आप लोग नहीं करते? किया करो, किया करो। देखो, जैसे मान लो आपने डिप्स लगाना है, तो डिप्स कैसे लगाते हैं? हाथ से लगाते हैं। प्रेशर कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है, कंधे पे। आपने जैसे ही सोचा मुझे डिप्स लगाना है, तुरंत से सबकॉन्शियस माइंड को खबर गई और सबकॉन्शियस माइंड ने इस लोकेशन पे एनर्जी भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पे इस लोकेशन की एनर्जी बहुत तेज़ी से डाउन होने वाली है, क्योंकि आप मेहनत करने वाले हो, तो यहाँ एनर्जी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। आप अगर दौड़ने के लिए प्लान कर रहे हो, तो दौड़ने की जैसे ही आपने प्लानिंग की, उसके साथ ही आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाएगी, क्योंकि अब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब सप्लाई करता है सबकॉन्शियस माइंड, जब आपका मन उस चीज़ के लिए तैयार होता है। लेकिन आप दौड़ने के लिए जा भी रहे हो और निराश होकर दौड़ने जा रहे हो, तो एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको मिलनी चाहिए। इसलिए याद रखना कि अगर कभी भी आप अपने मित्रों में भी, दोस्तों में भी, घर वालों में भी अगर कोई व्यक्ति आपसे निगेटिव बातें ज़्यादा करता हो, तो आप समझ लेना कि वो मेरी ऊर्जा की चोरी कर रहा है और मुझे ये कह रहा है, या मेरे सबकॉन्शियस माइंड को कह रहा है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता। और धीरे धीरे सच में सबकॉन्शियस माइंड आपका वैसा ही करता है जैसा आप आदेश करते हो। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क और सचेत रहने की ज़रूरत है। अब रही जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा कब मिलती है और कहाँ से मिलती है। आपने कुंडलियों का नाम सुना है, चक्रा का नाम सुना है? सब कौन कौन से चक्र होते हैं? कोई बोलिए, एक खड़े होके बोलिए। सारे चक्रों का नाम पता है? जो पता है वही बताइए, किसी का भी नाम बताइए। हाँ, कुंडली बोलते हैं, ठीक है। मूलाधार, सूर्य चक्र, अच्छा, और बोलिए। अनाहत चक्र, और स्वादिष्ठान चक्र, और बोलिए। देखो, भगवान शिव ने हमारे शरीर में 112 चक्र की बात की है, 112। लेकिन मुख्य रूप से 7 चक्र हमारे शरीर के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो सबसे नीचे का चक्र है वो कौन सा है? मूलाधार। आप जो बैठे हो ना, तो सबसे नीचे वाला जो चक्र है वही मूलाधार है। मूलाधार का मतलब क्या होता है? मूल मतलब फाउंडेशन, नींव। ये बिल्डिंग खड़ी है, कहाँ पे खड़ी है? फाउंडेशन पे खड़ी है ना, नींव पे खड़ी है। तो बिल्डिंग अगर जब खड़ी होगी, बाई चांस मान लो किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन नींव कमज़ोर है, तो क्या बिल्डिंग मजबूत होगी? नहीं होगी ना। तो बिल्डिंग की फाउंडेशन ही डिसाइड करती है कि ये बिल्डिंग कितनी ऊंची जाएगी। आप बिल्डिंग को बाद में ऊंचा नहीं कर सकते। आपकी नींव जब तैयार होती है, उस समय ही आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये बिल्डिंग कितने फ्लोर की बनेगी, है कि नहीं। अगर 10 मंजिली इमारत आपको बनानी है तो आपका फाउंडेशन अलग होगा, 5 मंजिली इमारत के लिए फाउंडेशन अलग होगा, और अगर 2 मंजिल इमारत बनाएंगे तो फाउंडेशन अलग होगा। होता है कि नहीं? वैसे ही आपके जीवन का भी फाउंडेशन है। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं और जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, तो काम किस पे करना होगा? बिल्डिंग पे कि फाउंडेशन पे? मूलाधार। अब ये जो मूलाधार चक्र है ना, ये आपके जीवन का नींव है, यही फाउंडेशन है। इसे आप मजबूत बनाना।
अब मूलाधार को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना है? मूलाधार बनाने का समय आपका यही है। मूलाधार चक्र आपके जीवन के सपनों का भविष्य होता है। मूलाधार को अगर आपने बिगाड़ दिया तो समझ लो पूरी ज़िंदगी की इमारत बिगड़ जाएगी आपकी। अब मूलाधार को ठीक करना है, आप चाहते हैं कि मूलाधार मजबूत करें, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। पहली चीज़, मूलाधार उस बालक का खराब हो सकता है जो ऐसा भोजन करता हो जो सुपाच्य नहीं हो। जैसे आप अगर बाहर की कोई चीज़ खा रहे हो, मैदे वाली, जंक फूड, फास्ट फूड, मैगी, चाउमीन, नूडल्स, पास्ता, अगर ये सब कुछ खा रहे हो तो ये सब मैदे की चीज़ें बनती हैं। आप लोग खाते हो? कितने लोग खाते हो? कोई नहीं खाते? गुरुजी बैठे हैं इसलिए कह रहे हो? कभी तो चोरी चोरी चुपके खा लेते होगे, खाते हो ना? देखो यहाँ कोई अभी एग्ज़ाम तो चल नहीं रहा है कि मार्क्स कम मिलेंगे, ईमानदारी से बताओ, है ना? खाते हो ना? कभी कभी खा लेते हो। मैदे वाली चीज़ें जितनी खाओगे आप उतना ही मूवमेंट कम होता है। मैदे की चीज़ों से नुकसान क्यों होता है? जबकि मैदा बनता किस चीज़ का है? गेहूं का। गेहूं से क्या क्या बनता है? गेहूं से आटा बनता है, और गेहूं से मैदा बनता है, और गेहूं से और सूजी। सूजी भी तो गेहूं से बनता है, वो भी तो है। अब बताओ, गेहूं से ही आटा बन रहा है तो आटे की रोटी खाने के लिए सभी कहते हैं, फिर मैदे की रोटी खाने के लिए क्यों नहीं कहते? क्या फ़र्क है? रफेज मैदे में कम होता है, नहीं के बराबर होता है। फाइबर, रेशा, वो जो फाइबर होता है ना, वो उस खाने के मूवमेंट को बढ़ा देता है। जिसमें फाइबर कम होगा वो चिपचिपा सा हो जाएगा। जितना ही फाइबर कम होगा उतना ही चिपचिपा सा होगा। आप आटा गूँथोगे और आप मैदे के आटे को गूँथोगे तो दोनों में से हाथ में ज़्यादा कौन चिपकेगा? जैसे मैदा हाथ में चिपकता है वैसे ही मैदा आंत में भी चिपक जाता है। जहाँ जाएगा वहीं चिपक जाएगा। अब उसमें गति नहीं होगी तो पाचन क्रिया को वो स्लो डाउन कर देगा, और पाचन क्रिया को स्लो डाउन करेगा तो पाचन क्रिया अगर आपकी स्लो हो गई तो पाचन क्रिया स्लो होने का मतलब क्या हुआ? आपके शरीर का अग्नि तत्व मंद पड़ जाएगा। पचाएगा कौन? खाना बनाएगा कौन? सामने किचन है और किचन में चूल्हा ही ना जले, खाना पक जाएगा? अग्नि ही खाने को पचाती है। लेकिन मैदा ऐसा होता है कि आपके फायर एलिमेंट को ही स्लो डाउन कर देता है। ना वो खुद चलता है और ना चलने देता है दूसरे को, जाम कर देगा। जहाँ जाएगा वहीं जाम कर देगा। अब जिस भोजन में एनर्जी है ही नहीं, गति है ही नहीं, उस भोजन को खाकर आप गतिशील हो जाओगे। आप मैदे को खाकर, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, पास्ता, ये सब खाकर, छोले भटूरे खाकर आपको बहुत अच्छी चीज़ क्या होती होगी? बढ़िया नींद आती होगी। लगती है नींद? कभी महसूस किया कि उसको खाने के बाद खूब अच्छी नींद आती है? क्यों? क्योंकि वो भोजन भी थकेला और आपको भी बना देगा थकेला, है ना? और आपके मूलाधार को भी थका देगा वो। एक छोटी सी बात मैं बता दूं आपको। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, 7 साल का बच्चा, 7 ईयर्स, 7 साल के बच्चे का जो थर्ड आई होता है वो बहुत हद तक एक्टिवेट रहता है, थर्ड आई। लेकिन अगर किसी बच्चे के IQ लेवल को डाउन करना है, दिमाग की शक्ति को घटा देना है, तो उसको जम के मैदे वाली चीज़ें खिला दो, फास्ट फूड, जंक फूड खिला दो। जितना ही इसको खिलाओगे उतना ही उसका IQ लेवल, विचार करने की शक्ति घट जाएगी, स्वतः ऐसा हो जाएगा।
अब एक बात बताओ, खाया तो आपने पेट में, स्लो डाउन किया मूलाधार को, लेकिन मंद पड़ गया दिमाग, बुद्धि की सोचने की क्षमता आपकी घट जाएगी। तो ये मूलाधार को बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई कुछ करता है तो वो आपका भोजन। पहली बात तो भोजन को बहुत सोच समझ के करना, यानी आप अगर मूलाधार को बेहतर करना चाहते हो तो दोस्ती किससे रखनी है आपको, पेट से कि जीभ से? किस पेट से? जीभ से दोस्ती करोगे तो जीभ स्वाद ले लेगी लेकिन मूलाधार को बिगाड़ देगी और दिमाग को सुस्त कर देगी। और पेट से दोस्ती करोगे, जो भोजन पेट के लिए सुपाच्य है वो भोजन करोगे तो आपका दिमाग भी बेहतर होगा। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस में एक बात कहते हैं कि स्टमक इज़ द सेकंड ब्रेन, गट ब्रेन, उसको कहते हैं ना गट ब्रेन। स्टमक इज़ द सेकंड ब्रेन आज कहा जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों के बाद यही डॉक्टर्स कहेंगे स्टमक इज़ द फर्स्ट ब्रेन। आपके जीवन में आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी ऊर्जा, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपके याद करने की क्षमता पेट डिसाइड करता है, दिमाग नहीं करता, पेट डिसाइड करता है। जिस दिन आपने ऑयली खाना खा लिया उस दिन पढ़ाई में मन लगेगा? याद कर पाओगे? अटेंटिव होगे? फोकस्ड होगे? नहीं हो पाओगे। तो आपका दिमाग तो तैयार है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आपने जो पूड़ियाँ कचौड़ियाँ खा ली है वो पेट में खाया है तो दिमाग सुस्त पड़ गया, होता है ना। इसलिए आप अगर स्टूडेंट हो और बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हो, आप अपने ब्रेन का मैक्सिमम पोटेंशियल इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको आपके पेट पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मूलाधार को बिगाड़ने का एक दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है युवाओं में, नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स में कैसे थॉट? वासनात्मक विचार, वैसे गंदे विचार जो अक्सर नौजवान लड़कों के मन में आते हैं, वैसे विचार इंसान के मूलाधार को बिगाड़ देता है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अभी जिस एज में आप लोग हो ना, इस एज में आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। बहुत तरह के विचार आपके मन में आते होंगे, बहुत तरह के कई बार गंदे सपने भी रात में आते होंगे, ऐसा भी होता होगा। ये सब आपके मूलाधार को डिस्टर्ब करता है। कई बार नौजवान लड़कों को नाइट फॉल की भी समस्या होती है। वो नाइट फॉल भी मूलाधार को कमज़ोर बनाता है, और मूलाधार कमज़ोर यानी दिमाग की शक्ति कमज़ोर आपकी हो जाएगी। मूलाधार कमज़ोर यानी आपके संकल्प की शक्ति घट जाएगी स्वतः, धीरे धीरे। आप बहुत फोकस्ड नहीं हो पाओगे। तो अपने इस मूलाधार को ठीक करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग, इस प्रयोग पर मैं पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ, 20 सालों से। और 20 वर्षों में भारत और भारत के बाहर के भी जिन छात्रों ने, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया इस प्रयोग को, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए। आप भी करोगे, आपके जीवन में भी अद्भुत परिवर्तन आएंगे। तो पहला करना क्या है, सुबह के वक्त में आप लोग कितने बजे सोकर उठते हो? 5 बजे उठते हो, ठीक है। बस एक रूटीन में शामिल कर लो एक प्रयोग। सुबह उठते ही आपको क्या करना है? पानी पीना है। पानी पीते हो? कितने लोग पानी पीते हो? सवेरे उठते ही सभी लोग पीते हो। कितना पानी पीते हो? 1 गिलास? इस वाले गिलास से, इस वाले गिलास से 1 गिलास पीते हो? कितना पीते हो? आप नहीं पीते हो? पीते हो। देखो, आपकी सबकी उम्र 15 साल से ऊपर हो गई है। सबकी 15 साल से ऊपर की हो गई है। 15 साल से ऊपर जिनकी भी उम्र हो गई है, लड़के हो या लड़की हो, आपके इंटेस्टाइन का जो साइज है वो खास साइज़ का हो जाता है। और आप अगर सुबह उठते ही पानी पियोगे बिना कुल्ला किए, यानी कि मुंह में जो लार है
वो फेंकना नहीं, वो पेट में जाना चाहिए, क्योंकि दिमाग की लगभग 1,00,000 ग्रंथियाँ पूरी रात भर काम करती हैं, तब जाके मुंह में लार तैयार होता है। वो औषधि है, और इस औषधि को, मुंह के लार की औषधि को अगर आप अपनी आँखों में लगा लोगे तो आँखों से पानी गिरना, आँखों का लाल होना, आँखों में खुजली होना, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर किसी को मोतियाबिंद की भी समस्या है और मुंह की लार को आँखों में लगा लेंगे, सुबह की लार को, तो धीरे धीरे मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। आप भी चाहो तो ये प्रयोग कर सकते हो। आप बिना कुल्ला किए आप सुबह में आपको पानी पीना है, और पानी कुल्ला करके पेट में डालना है। पानी कितना पीना है? 1.25 लीटर। कितना? 1.25 लीटर। ये मेजर्ड क्वांटिटी है। पानी तो सभी पीते हैं, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास सभी पीते हैं। कोई 1 कप भी पीता है, कोई देख भी लेता है, सिर्फ पानी देख लेता है, ठीक है? नहीं, अगर डोज लोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन ऐसा होगा। अगर आपने पानी का प्रयोग को ठीक से कर लिया, 1.25 लीटर पानी। मैं इस प्रयोग को पिछले 20 वर्षों से कर रहा हूँ, 20 सालों से, और भारत और भारत के बाहर लगभग लाखों लोग इस प्रयोग को कर रहे हैं। आप में जो बेनिफिट होगा, पहला बेनिफिट आपका ये होगा कि कभी कभी ऐसा आपने महसूस किया होगा कि कोई चीज़ आपने पढ़ी है, लेकिन ठीक ऐन वक्त पर उस चीज़ को भूल जाते हो। ऐसा कभी हुआ? याद कर रहे हो और भूल गए, और बाद में वो चीज़ याद आ गई। ऐसा हुआ? अब एक बात सोचो कि अगर आप भूल गए तो वो चीज़ दोबारा याद क्यों आई? अगर भूल ही गए तो याद तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती याद। किसी मित्र का नाम भूल गए और बाद में नाम याद आ गया, तो वो कहाँ है? वो जो याद आई, वो याद कहाँ थी? आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप डालते हो ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो वो सीधा पीछे स्टोर में चली जाती है। अगर आपने जो भी पढ़ाई की, मान लो कोई एक चैप्टर की आपने 2 दिन पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन आपके बैक ब्रेन में चली जाती है, लेकिन आपको बातें वही याद आती हैं जो फ्रंट ब्रेन में हो। अगर मान लीजिए आपके एक मित्र का नाम है रमेश, रमेश नाम है, और आप रमेश की शक्ल देख रहे हो और रमेश का नाम याद नहीं आ रहा है, और थोड़ी देर के बाद रमेश का नाम याद आ गया, लेकिन जब ज़रूरत थी तब नाम याद नहीं आया, तो वो रमेश का नाम पहले कहाँ था? यहाँ था, पीछे बैक ब्रेन में। थोड़ी देर के बाद अचानक से वो नाम बाहर निकलकर फ्रंट ब्रेन में आया, और आपके जुबान पे नाम आ गया, हाँ, इस लड़के का नाम रमेश है। ये बैक से फ्रंट ब्रेन में आने की जो यात्रा है, इसके बीच में जब गैप हो जाता है तो आपकी पढ़ी हुई बातें, सीखी हुई बात को भी ऐन वक्त पर आप भूल जाते हो। कई बार आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा। अब जो मैंने पानी का प्रयोग बताया, पानी के प्रयोग से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपकी जो रिकॉल करने की क्षमता है, रिकॉल मतलब एक हुआ कि मेमोरी है, अब उसको जब ज़रूरत पड़े तो निकाल लिया और याद कर लिया, तो रिकॉल करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। अब ये रिकॉल करने की क्षमता कैसे बढ़ती है? जैसे मान लो कि नदी में आपको अगर नदी के इस पार से उस पार जाना हो तो कैसे जाओगे? नाव से जाओगे या तैर के जाओगे? अगर मान लो तैरना नहीं जानोगे तो नाव ही एक विकल्प है आपके पास। यानी एक जगह से नाव, मान लीजिए कि आपके लखनऊ से अगर कोई नाव चल रही है बनारस तक, तो यहाँ से नाव के माध्यम से सामान जाएंगे। तो ब्रेन में भी नाव चलती है, पैकेट्स चलते हैं ब्रेन में भी। वो जो ब्रेन के पैकेट्स चलते हैं वो इन्फॉर्मेशंस की नाव होती है, छोटी छोटी। आपके ब्रेन में जो सुबह के 1.25 लीटर पानी का प्रयोग आप करोगे ना, तो फिर क्या होगा? आपके ब्रेन में पानी की मात्रा कितनी होती है? कितना? जोर से बोलिए। 70। कितना? मोर देन 80। आपके ब्रेन में मोर देन 80% पानी होता है। आपके ब्लड में कितना पानी होता है?
84, नियर अबाउट 84% आपके ब्लड में पानी होता है। आपके ब्रेन में 80-85% पानी होता है। जिस छात्र का ब्रेन सूख जाता है वो पढ़ता है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बातों को याद नहीं कर पाता, रिकॉल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ब्रेन एक नदी की तरह है और इन्फॉर्मेशंस के पैकेट्स हैं अलग अलग लोकेशन पे। जैसे आपने फिजिक्स पढ़ी तो एक फिजिक्स का पैकेट यहाँ बना है, केमिस्ट्री का पैकेट यहाँ, मैथमेटिक्स का पैकेट यहाँ बना है, आपने लैंग्वेज की पढ़ाई करी तो वो पैकेट यहाँ बना हुआ है। और ब्रेन एक नदी की तरह है। अब आपको जब एग्ज़ाम देना है तो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि फिजिक्स के चैप्टर 1 से क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर 4 से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चैप्टर 6 से क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त में आपको चैप्टर 1, 4, 6 सबसे क्वेश्चन फटाफट आने चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपकी जो नदी है ब्रेन वाली सूखी पड़ी है। अब उसमें नाव चलेगी? अगर नदी सूख जाए और नाव में चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो लेकिन नाव कहीं जाएगी? जहाँ रहेगी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। तो मैंने आपको कहा कि 1.25 लीटर पानी का जब प्रयोग करोगे तो आपके ब्रेन में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। और ब्रेन में पानी की कमी नहीं होगी तो आपका जो इन्फॉर्मेशन का पैकेट है वो बैक ब्रेन से फ्रंट ब्रेन तक तुरंत पहुंच जाएगा, तुरंत पहुंचेगा। जब ज़रूरत पड़ेगी तभी आपको वो सूचना मिल जाएगी, उपलब्ध रहेगी आपके लिए। यानी कि आपको रट्टू तोता नहीं बनना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना होगा, एक बार पढ़ना होगा, समझ जाओगे और वो चीज़ जब ज़रूरत पड़ेगी आप दोबारा से दिमाग से निकालोगे और आप उसके लिए आंसर कर दोगे। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ठीक है तो 1.25 लीटर क्यों पिए? दिन भर पानी पीते रहेंगे, दिन भर पानी पीते रहेंगे तो भी पानी की मात्रा पूरी हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने क्यों कहा सुबह के 1.25 लीटर पानी का प्रयोग क्यों ज़रूरी है? आपने कभी किसी बुज़ुर्ग को देखा, ऐसे बड़े बुज़ुर्ग को जो कभी कभी अपने आप बड़बड़ाने लगते हैं, अपने आप बोलते रहते हैं, कोई नहीं है पास में और बोल रहे हैं? कभी मिले ऐसे? ऐसा हुआ? खुद से बोल रहे हैं। कभी कभी आपने देखा किसी महिला को जिसको कहते हैं लोग भूत पकड़ लिया, वो बोलते रहती है, कुछ बोलते रहेगी, ऐसा कभी देखा आपने? बड़बड़ाते रहना। ये सब क्यों होता है? ये सब ब्रेन के कारण से होता है और बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स के कारण होता है। आपने कभी देखा किसी गांव में जिस तालाब में मछलियां रह रही हैं और अचानक मछलियां सारी की सारी मर गई? ऐसा देखा आपने? तो लोग कहते हैं कि मछलियों को जहर दे दिया, कहते हैं ना, तालाब में जहर किसी ने डाल दिया इसलिए सारी मछलियां मर गई। ऐसा नहीं भी जहर कोई डालता है ना तब भी अचानक एक दिन मछलियां मर जाती हैं सारी। अचानक से ऊपर तालाब के सरफेस पे मछली मरी हुई पड़ी रहेगी और लोग कहेंगे कि मछलियों को किसी ने मारा। नहीं मारा। कैसे मछलियां मरती हैं? चूँकि तालाब का पानी रुका हुआ रहता है, नदी में मछलियां बहुत कम, वैसे मछलियां अचानक मर जाएं ऐसा नहीं होता, नदी में नहीं होता, तालाब में होता है। तालाब का पानी रुका हुआ रहता है, एक निश्चित दायरे में पानी रहता है, मछली जो उस तालाब में रहती है वहीं खाती है, वहीं उसके शरीर का जो मल है वो बाहर निकलता है। यानी मछली जो खा रही है और मछली का जो शरीर का मल तत्व है बाहर, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, गंदगी है, वो भी बाहर निकल रहा है। तो वो कहाँ मिल रहा है? उसी पानी में मिल रहा है। यानी कि वो सारी की सारी मछलियों की गंदगी उसी पानी में मिलती है और मिलते मिलते इतनी गंदगी हो जाती है उस पानी के अंदर कि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, पानी का ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। और जब टॉक्सिस ज़्यादा हो जाता है, कचरा ज़्यादा हो जाता है, तो एक ख़ास तरह की गैस बनती है, उस गैस को अमोनिया गैस कहते हैं।
और वो जो अमोनिया गैस बनती है, उसी गैस के बीच में मछली जब रहने लगती है तो बॉडी से ऑक्सीजन की मात्रा तो घट गई, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन नहीं है। अमोनिया ज़्यादा आ गया। अब ज़्यादा आ गया तो छटपटाहट मछलियों में होना शुरू हो जाता है। जिस दिन मछली मरती है उसके एक दिन पहले मछलियाँ तालाब के ऊपर के सरफेस पे बहुत छटपटाती है, तेज़ी से उछलती है, बार 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 बार। अगर कोई अनुभवी इंसान होगा समझ लेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, इसलिए छटपटाहट, अमोनिया बढ़ चुका है। अगर उसी वक्त उस पानी में ऑक्सीजन दिया जाने लगे, ऑक्सीजन का मतलब कि हवा भरने लगे, हवा के पंप से अगर पानी में हवा भरें और बुलबुले पानी में जब जाने लगेंगे ना पंप लगा कर भी, तो मछलियाँ बच जाएंगी। लेकिन अक्सर किसान लोगों को पता नहीं होता, ऐसा करते नहीं है। तो वो जो अमोनिया है, जो टॉक्सिन्स है पानी के अंदर का, उसके कारण से मछली के अंदर बेचैनी पैदा होती है, मछली छटपटाती है, उछलती है, लेकिन उसके बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिलता तो दूसरे दिन वो मरी हुई सारी की सारी रहती है, एक साथ में सारी मर जाती। हम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। जिस भी इंसान के शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उस इंसान के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, और टॉक्सिन्स ज़्यादा शरीर में रहेगा, अमोनिया गैस ज़्यादा बनेगी बॉडी में, और अमोनिया गैस जब सर पे चढ़ती है तो इंसान बड़बड़ाने लगता है। बड़े बुजुर्गों को अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, पेट की सफाई ठीक से नहीं होती है, तो बड़े बुजुर्गों के शरीर में अमोनिया गैस बनती है, दिमाग पे चढ़ जाती है, वो बड़बड़ाने लगते हैं। किसी लड़की के या किसी महिला के शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है और अमोनिया गैस सर पे चढ़ जाती है तो वो बड़बड़ाती है, उसको भूत पिशाच दिखने लगते हैं, और वो बोलेगी ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा आ रहा है, सब बोलने लगेगी। ये क्या है? अंदर का कचरा है, अंदर का टॉक्सिन्स है। अब एक बात सोचो, आपके भी शरीर में अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग का फंक्शन प्रॉपर हो तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम और अमोनिया की मात्रा बिल्कुल ही कम करनी पड़ेगी। नहीं तो आप भी, अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपका दिमाग बहुत चलेगा, विचारों का बवंडर मच जाता है। इतने विचार आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा जैसे कि दिमाग फट जाएगा। कभी हुआ ऐसा? ये सब विचार क्यों आए? क्योंकि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ी हुई। मूलाधार चक्र अगर ज़्यादा टॉक्सिन से भरा पड़ा है तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैंने आपको जो कहा कि सुबह के वक्त में 1.25 लीटर पानी का प्रयोग करोगे तो बेनिफिट क्या होगा? 1.25 लीटर के पानी के प्रयोग से बेनिफिट आपको ये होगा कि मूलाधार की सफाई, कब्ज की शिकायत नहीं होगी, पेट की सफाई आपकी ऐसी होगी, इतने अच्छे से होगी कि आपका मन खुश हो जाएगा। आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह, सबसे सुबह में ऊर्जा बढ़ती है कहाँ पे? बाथरूम में। जिसके पेट की सफाई सुबह में अगर ठीक से नहीं होगी, वो व्यक्ति कितना भी अपने आप को कहेगा कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, पॉजिटिव सोचूंगा, नहीं सोच पाएगा। तो आपके पेट की सफाई के लिए ही सुबह के 1.25 लीटर पानी का प्रयोग आपको करना होता है। अब सवेरे आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये संकल्प कर रहे हैं कि मैं 1.25 लीटर पानी पीने का प्रयास करूँगा? अब सब हाथ उठा रहे हैं, इसलिए आप मत उठाना, दिल से सब लोग करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो क्या है, ये प्रयोग ऐसा है ना कि कल से शुरू करोगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही पियोगे उल्टी होगी, वोमिटिंग होगी, क्योंकि पेट में वायु होती है और जब पानी आप पीते हो तो पेट की वायु बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो एयर बबल्स बाहर निकलते हैं और वो एयर बबल्स धक्के मार के बाहर निकालते हैं पानी को,
जिसके कारण से लगता है उल्टी हो रही। उल्टी नहीं है, वो वायु दोष खत्म हो रही है, इसलिए उल्टी जैसी फीलिंग आती है, उल्टी नहीं है। और 4 दिन 5 दिन अगर लगातार पानी का प्रयोग करोगे, उल्टी आनी बंद हो जाएगी। और अगर 15 दिन 1 महीने इस प्रयोग को आपने कर लिया तो आपको उसके असर दिख जाएंगे। आपके जीवन में असर कैसा होगा? उत्साह बढ़ जाएगा। अगर आप 4 घंटे में थकते हो तो बाद में 8 घंटे में भी नहीं थकोगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, आपकी लॉजिकल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपको चीज़ों को देखने समझने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। आप स्कूलों में शिक्षा लेते हो, किताबें पढ़कर शिक्षा लेते हो, लेकिन जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान वो किताबों से तो आता है, मगर किताबों के बाहर से भी बहुत आता है। शिक्षा और ज्ञान में जो बेसिक अंतर है कि 2 आँखों से जो चीज़ें दिखती हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं। बिना देखे तो आप किताब नहीं पढ़ पाओगे, बिना देखे किताब नहीं पढ़ सकते। लेकिन ज्ञान का अर्थ ये होता है कि अगर कोई इंसान ज्ञानी है तो इसका मतलब है कि उस इंसान को ये पता है कि मुझे कब शिक्षा का इस्तेमाल करना है, कब शिक्षा का इस्तेमाल नहीं करना है। हर जगह पे नहीं करना, यानी कब आपको, जैसे एक सर्जन को पता होगा कि कितना, कौन से हथियार का इस्तेमाल मरीज़ के ऊपर करना है। अगर कैप्सूल देकर बीमारी ठीक हो सकती है तो सर्जरी तो नहीं करेगा ना, जबकि उसको सर्जरी करना भी पता है और उसको कैप्सूल देना भी पता है। लेकिन वो डिसाइड करता है उस मरीज़ को देखकर कि भाई कैप्सूल देना है कि सर्जरी करनी है। तो ये जो निर्णय लेने की क्षमता आपकी जो है, वो क्षमता धीरे धीरे विकसित हो जाती है इस प्रयोग को करने से। ये बेनिफिट होता है। लेकिन एक दूसरी चीज़ जीवन में हमेशा याद रखना, कोई भी प्रयोग शुरुआत में बोरिंग ही होती है। जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद जब मैंने शुरू किया तो लगभग आप लोगों से भी मैं छोटा रहूँगा, तब से मैंने ये प्रयोग शुरू किया। जैसे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं करते गया और 1-2 महीने के बाद मुझे उसके प्रभाव दिखने लगे। जब प्रभाव दिखने लगे तो उसके बाद मुझे आनंद आने लगा। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, 1 दिन पढ़ाई कर लोगे, 2 दिन पढ़ाई कर लोगे तो कुछ असर दिखेगा? कुछ खास असर नहीं दिखेगा। लेकिन 1 साल अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो उसका असर दिखेगा अच्छे रिजल्ट में। 6 महीने पढ़ाई कर लोगे तो रिजल्ट में असर दिखेगा। तो रिजल्ट में जब असर दिखेगा तो आपका मोटिवेशन लेवल घटेगा कि बढ़ेगा? मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो आपका मोटिवेशन लेवल पढ़ाई के लिए बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको गुरुजी ने कहा, किसी गाइड ने कहा, किसी कोच ने कहा एक्सरसाइज करो, दौड़ो, जॉगिंग करो, डिप्स लगाओ, डंड लगाओ। आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन कर रहे हो, गाइड के कहने पे कर रहे हो, टीचर के कहने पे कर रहे हो, प्रेशर के कारण से कर रहे हो। तो आप जब प्रेशर हटेगा ना, उसके बाद एक्सरसाइज बंद कर दोगे। आप लोग जो एक्सरसाइज करते हो खुद से करते हो कि आपको कराया जाता है? बताइए, कराया जाता है ना? कितने लोगों का मन करता है कि मैं करूं एक्सरसाइज सुबह सुबह? ईमानदारी से हाथ उठाओ जिनका सच में मन करता है। हाँ, सच में मन करता हो, अपने से मन करता हो, ज़बरदस्ती नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अब देखो, आपका मन क्यों करता है? कोई बताएंगे क्यों करता है? आप लोग खुद से करते हो? गुरुजी नहीं भी देखेंगे, नहीं भी बोलेंगे, तब भी करोगे? करोगे? क्यों करोगे? क्यों करता है बताओ? अच्छा लगता है। क्या असर दिखता है? वो फ़र्क एनर्जी लेवल पे पड़ता है, बाहर से भी देखने से, और आईने में भी देखने से अच्छा लगता है। आईने में भी तो लगता होगा ना, बॉडी वॉडी बन रही है, मसल्स बन रहा है,
थोड़ा मैं स्मार्ट हो रहा हूँ, और छात्र कोई मित्र भी कह देंगे भाई तुम पहले से अब डोले शोले तुम्हारे बन रहे हैं, लग रहा है ना। तो देखो यही होता है, आप कभी भी कोई भी नया प्रयोग करोगे तो वो बोरिंग ही होगा, लेकिन कुछ दिन लगातार कर लोगे तो उसके रिजल्ट साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगेंगे, गुड साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगेंगे। और जब साइड इफ़ेक्ट दिखने लगेंगे तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि मुझे ये और चाहिए, वंस मोर, ऐसी बॉडी और चाहिए। आप अपनी बॉडी को देखोगे, आपको लगेगा मैं तो हैंडसम हो रहा हूँ पहले से, तो मन करेगा ना कि और इस खूबसूरती को और बना के रखूँ। हाँ, होता है कि नहीं? तो फिर और करोगे तो पता है, ऐसा जब आप करोगे तो आपके बॉडी में एक खास तरीके का इंजन डेवलप होता है जिसको कहते हैं ऑटो मोड, ऑटोमेशन। आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, ऑटोमेशन पढ़ोगे आप लोग भी, है ना। तो ऑटोमेशन का मतलब ऐसा कोई मशीन जो खुद से चलने लगे, खुद से ही चलते रहे। एक बार किक स्टार्ट किया, गाड़ी का किक स्टार्ट एक बार किया तो गाड़ी ऑन हो गई ना। अब जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक तो गाड़ी ऑन है, होता है कि नहीं? जैसे भगवान जी ने आपके अंदर एक किक स्टार्ट किया तो क्या स्टार्ट हो गया? बोलो, दिल की धड़कन। किक स्टार्ट हुआ ना, भगवान जी ने एक थ्रस्ट मारा और दिल की धड़कन शुरू हो गई, फेफड़े सांस लेने लगे। ये कभी बंद हुए? पहले कभी बंद हुए? आज तक किसी के बंद हुए? नहीं बंद हुए, पक्का नहीं बंद हुए ना। अब बंद हुए रहते तो फिर क्या होता? फिर यहाँ नहीं बैठते। यहाँ बैठे हो इसका मतलब कभी बंद नहीं हुआ। तो एक बार किक स्टार्ट हुआ तो हो गया ना। अब जिस दिन ऑफ होगा उस दिन क्या होगा? आपका वीजा पासपोर्ट कैंसिल इस धरती से, फिर अब जाओ दूसरे लोक में, राइट। तो हमेशा याद रखना, पढ़ाई हो चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे अच्छे संस्कार हो, चाहे अच्छी सोच हो, चाहे अच्छा व्यवहार हो, इन सब को अगर लंबे समय तक करोगे तो धीरे धीरे इनका असर दिखने लगता है, रिजल्ट्स पता चलने लगते हैं, स्वाद मिलने लगता है। और जब स्वाद मिलता है ना तो लत लग जाती है। अब लत सिर्फ बुराई की नहीं होती, अच्छाइयों की भी लत होती है। जैसे एक शराबी को शराब पीने की लत लग जाती है, उसी तरीके से एक एथलीट को, एक खिलाड़ी को, एक वैज्ञानिक को, एक छात्र को, एक शिक्षक को पढ़ाने की, रिसर्च करने की, खिलाड़ी को एक्सरसाइज करने की लत लग जाती है, स्वाद मिलने लगता है। अब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, हमारे साथ अमित बाबू हैं, अमित जी बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। ये मार्शल आर्ट सिखाते हैं, योग प्राणायाम सिखाते हैं, ये ताइक्वांडो सिखाते हैं, ये जिम्नास्टिक सिखाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। मैंने एक बार इनसे पूछा कि जब एक्सरसाइज नहीं करते हो तो कैसा लगता है? तो कहते हैं शरीर में दर्द होने लगता है, आलस आती है, थकान हो जाती है, मन नहीं करता कुछ करने का। होता है कि नहीं? आपके साथ भी होता होगा ऐसा। तो आपको पता चल गया कि एक्सरसाइज करने से एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलती है तो उत्साह होता है, खुशी मिलती है, काम करने की इच्छा होती है, और जो भी काम करते हो बेहतर करते हो, तो आपको लत लग जाती है अच्छाई की। और जब आपको लत लग जाएगी अच्छाई की तो फिर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीछे लक्ष्य के नहीं दौड़ोगे, आपकी लत आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। जैसे लता मंगेशकर से एक बार किसी ने पूछा कि आप इतनी महान सिंगर कैसे बनी? आपको पता है ना लता मंगेशकर कैसी सिंगर थी? वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में उतने गाने आज तक किसी ने गाए ही नहीं जितना लता मंगेशकर ने गाया। 30,000 से ज़्यादा गाने, मोर देन 30,000 गाने गाए। किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतनी महान गायिका कैसे बन गई? तो पता है उसने क्या कहा?
कि मैं महान बनने के लिए नहीं गाती थी, मैं महान बनने के लिए गाना नहीं गाती थी। मेरे घर का चूल्हा ही जलता था मेरे गाने से। अगर मैं गाना जिस दिन नहीं गाती थी उस दिन मुझे पैसे नहीं मिलते थे, और मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी, मेरी 3 छोटी बहनें थी, घर में कोई भाई नहीं था, मेरे पिताजी की आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी, तो गाना गाकर जो पैसे मिलते थे उसी पैसे को जाकर मैं देती थी घर में, तो उसी से मेरे घर का चूल्हा जलता था और हम लोग भरपेट खाना खाते थे। इसलिए रोज मैं गाना गाती थी सिर्फ पेट भरने के लिए, घर के चूल्हे को जलाने के लिए। और फिर पत्रकार ने पूछा कि मुंबई में, जिस मुंबई के लोकल ट्रेन में आप जाते हो, आप लोग को पता है मुंबई के लोकल ट्रेन की हालत कैसी होती है? मुंबई के ट्रेन में अगर आप कभी गए हो, आप लोग कोई नहीं गए, कभी जाके देखना। लोकल ट्रेन गए हो आप? कैसी है? खाली खाली रहती है। लोकल ट्रेन के बारे में कहते हैं कि आपको ट्रेन के अंदर जब जाना है ना, तो कुछ नहीं करना है, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, धक्का मार के लोग पहुंचा देंगे अंदर। बाहर के लोग धक्के मार के आपको अंदर पहुंचा देंगे, और जब आपको बाहर निकलना हो तो गेट पे खड़े हो जाओ, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे अंदर वाले। और एक चप्पल पैर में और दूसरा चप्पल कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी भीड़ होती, इतनी भयंकर भीड़ होती है। उस लोकल मुंबई की ट्रेनों में वो रोज़ जाती थी और 30 वर्ष तक लगातार गई। लता मंगेशकर ने कहा कि मैं रोज़ रोज़ सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गाना गाने स्टूडियो में जाती थी, कुछ पैसे मिलते थे, आके मैं घर पे देती थी, घर का चूल्हा जलता था, खाना बनता था। लेकिन रोज़ रोज़ भीड़ वाली ट्रेन में आते जाते कब मैं सिंगिंग सुपरस्टार बन गई मुझे पता ही नहीं चला। यानी सुपरस्टार बनने के लिए गाना नहीं गाया, गाना गाने का आनंद उसको आने लगा, गाना गाने से पेट भरने लगा, गाना गाने की खुशी मिलने लगी, क्योंकि गाना गाने से उसका मन खुश रहता था। बस वही लत ने उसको सुपरस्टार बना दिया। यही होती है अच्छाइयों की लत। आपके जीवन में भी कोई लत अगर नहीं है तो अच्छी बात है, बुराई की लत तो कभी मत लगाना, अच्छाई की लत जरूर लगा लेना। अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हो ना, आप 90%, 99% लोगों से, आप जो महान डॉक्टर्स हैं, महान इंजीनियर हैं, आईएएस टॉपर्स हैं, आईपीएस टॉपर्स हैं, उनसे पूछना किसी से भी कि आप टॉपर कैसे बने, तो उनको पता भी नहीं था कि हम टॉप होने जा रहे हैं। किसी को नहीं पता होता है। उनको तो ये भी नहीं पता होता कि हम पास भी होंगे कि नहीं। तब तक रिजल्ट एक दिन आया, भाई तुम तो टॉपर हो गए। उनको पढ़ने में आनंद आता है, बस पढ़ाई करते हैं, कब टॉप हो गए पता भी नहीं चला। आपका मन पढ़ाई में लगता होगा, अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग, मेरिटोरियस हो, तभी तो यहाँ पे आए हो, है ना। पढ़ाई तो की है ना आपने, लेकिन फिर भी लत नहीं लगी अभी तक, है ना। आप कभी अपने घर पे जाना ना, तो अपने पिताजी से या अपने माताजी से कभी बैठ के बात करना शांति में, और पूछना कि अगर आपको भगवान ऐसा मौका दे दे कि आपकी उम्र मेरी जैसी हो जाए, मतलब मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र में अगर आप फिर से दोबारा से आ जाओगे तो फिर आप क्या करोगे। ऐसा सवाल करना अपने पापा से, अपनी माँ से। जवाब क्या मिलेगा? आपने सोचा जवाब क्या मिलेगा? बताएंगे आप लोग? आपके पिताजी को अगर आपने ये प्रश्न दे दिया कि 20 साल के फिर से दोबारा पिताजी आप हो जाओगे, 18 साल 19 साल के फिर से हो जाओगे, तो क्या करोगे? ज़्यादातर पिता से मैंने कई लोगों से पूछा है, पता है लोग क्या कहते हैं? अगर फिर से दोबारा स्वामी जी मौका मिल जाएगा ना, इतनी पढ़ाई करूँगा ना जम के, इतनी मेहनत करूँगा ना जम के मेहनत करूँगा कि ये दिन मुझे नहीं देखने पड़ेंगे जो मैं आज देख रहा हूँ।
बदल दूंगा मैं, मतलब अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखूंगा मैं। तो फिर मैं पूछता हूँ, तो फिर उस समय क्यों नहीं किया? जब आप उस उम्र में थे तो लोग यही कहते हैं कि उस समय महत्व नहीं पता था, उस समय ये नहीं पता था कि जिंदगी आगे चलकर कितनी पिटाई लगाएगी मेरी लापरवाहियों के कारण। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, अगर मैं अपने जीवन को बेहतर नहीं तराशूँगा, तो ज़िंदगी कितनी मार लगाएगी बाद में आने वाले कुछ सालों में, ये हमें पता ही नहीं था। और जब पता चला तब वापस जाने का मौका खत्म हो चुका था। इसलिए एक रिक्शा चलाने वाले बाप की बेटी आईएएस बन जाती है, एक किसान का बेटा एक महान डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, लेकिन किसान नहीं बन पाता, क्योंकि उस किसान को पता है कि चिलचिलाती धूप में बैलों के साथ काम करने में कितनी जलन होती है, कितना कष्ट होता है, और कितनी मेहनत करने के बाद भी भर पेट चैन की रोटी भी ढंग से मिल नहीं पाती है, या बहुत मेहनत करने के बावजूद भी फसल की अच्छी कमाई नहीं होती, तो बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं या कर्ज में डूब जाते हैं। दिन रात 24 घंटे 365 दिन जो काम करते हैं, वो भी अपने बेटे और बेटियों को अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाते और बेटियों की अच्छी जगह शादी नहीं कर पाते पैसे के अभाव के कारण। तो जिस दिन उन्हें पता चलता है कि ज़िंदगी इतने बुरी तरीके से पिटाई करेगी, तो उनको जब मौका मिलने का ऐसा आसार दिखाया जाता है, तो वो कहता है कि अगर दोबारा मौका मिल जाए ना, तो मैं तो रिकॉर्ड तोड़ दूंगा और इस स्थिति में तो दोबारा नहीं आऊँगा, बेहतर करूँगा। इसलिए रिक्शा खींचता है एक बाप, लेकिन बेटी को और बेटे को कहता है बेटा पढ़ ले, मेरी तरह रिक्शा खींचने की नौबत ना आए, पढ़ ले तू ठीक से, क्योंकि बड़ा रोना आता है। सिर्फ पसीने नहीं बहते, आंसू भी बहते हैं, तो लोगों को पता भी नहीं चलता, लोग समझते हैं आंसू नहीं है तो पसीना बह रहा है, जबकि इंसान रोता है। औरतें तो रो लेती हैं, मर्द तो रो भी नहीं पाते हैं और अपने आंसू को पसीने में बहा देते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, फिल्मों में रीटेक का मौका मिलता है। अगर फिल्म का कोई डायलॉग ख़राब हो जाए, कोई एक्टिंग ख़राब हो जाए, तो दोबारा से आपको नई एक्टिंग करने का मौका, रीटेक का मौका एक फिल्म का डायरेक्टर दे देता है। लेकिन ज़िंदगी का डायरेक्टर इतना कठोर है कि वो दोबारा से आपको रीटेक का मौका नहीं देता है। आपकी जगह पर आज जितने सिंसियर हो आपकी जगह पर आपके पिता को कोई आपकी तरह कोई भाऊराव देवरस जैसी संस्था, कोई महामना शिक्षण संस्था जैसी कोई संस्था अगर मिल गई होती और आपके पिता को वो स्थिति दिखा दी गई होती पहले, तो वो ज़्यादा बेहतर कर लिए होते। आप सौभाग्यशाली हो, आपके पास एक मौका मिला है, आप चाहो तो इतिहास रच दोगे। आपको ऐसा मौका मिला है ना कि सिर्फ अगले 2 से 3 साल, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 साल अगर आपने ठीक से मेहनत कर ली ना, आप अपने सारे रिश्तेदारों में आपके उम्र के जितने भी लड़के होंगे, जितने भी भाई बहन होंगे या जितने भी अड़ोसी पड़ोसी होंगे, उनसे बेहतर आप होगे। ज़िंदगी में बहुत बड़ा करने के लिए बहुत लंबे समय तक बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने कभी हवाई जहाज़ को देखा होगा। हवाई जहाज़ जब उड़ता है, ज़मीन को छोड़ता है, रनवे को छोड़ता है, और जब वो आकाश में रहता है इस एंगल पर, ज़मीन को छोड़कर जब इस एंगल पे रहता है, तो सबसे ज़्यादा एविएशन फ्यूल, पेट्रोल, उसी समय हवाई जहाज़ की खपत होती है। यानी ज़मीन को छोड़ा और आकाश के उस लेवल पे पहुंचने से पहले सबसे ज़्यादा वो पेट्रोल खाता है हवाई जहाज़, सबसे ज़्यादा शक्ति लगाता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, सबसे ज़्यादा अलर्ट पायलट रहते हैं उस समय,
पायलट जो होते हैं ना, उसी वक्त सबसे ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, सबसे ज़्यादा खतरा उसी वक्त होता है। आपने देखा ना, अभी कौन सा जहाज़ गिरा था? अहमदाबाद का जहाज़ गिरा। कब गिरा? उसी समय ज़मीन छोड़ा, आकाश के उस लेवल पे पहुंचने से पहले बीचों बीच वहीं पे पायलट डरा हुआ था, क्योंकि उड़ान भर लेनी थी यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने से पहले वो बीच में ही क्रैश कर गया। वज़न उठा नहीं पाया, हवाई जहाज़ का वज़न उठा नहीं पाया और नीचे गिरा और सब कुछ ख़त्म हो गया। आपकी जो स्थिति है इस समय, आपने ज़मीन छोड़ दी है, क्योंकि आपने जो थोड़ी बहुत मेहनत की है उसके कारण से आज आपके पास महामना शिक्षण संस्था और ऐसे गुरुजी और आपके पीछे सैकड़ों हजारों अच्छे बड़े समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। वो सामर्थ्यवान हैं, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में आपका भविष्य सुनहरा बने। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा डीजल पेट्रोल आपकी उड़ान भरने के लिए ईंधन सप्लाई हो रहा है, मगर आप कहाँ पे हो? आप ज़मीन छोड़ चुके हो, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अगर आप 80%, 90%, 94%, 99% नहीं लाए होते तो क्या आप इस संस्था में आ पाते? नहीं आ पाते। यानी कि आपने बेसिक मेहनत तो कर ली है, यानी ज़मीन पे बहुत सारे बच्चे, आपके उम्र के बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं ज़मीन पे, लेकिन आप ज़मीन छोड़ चुके हो, मगर आप उस कंफर्ट जोन पे नहीं आए हो। आकाश में एक जगह होती है हवाई जहाज़ की जिसको कंफर्ट जोन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटो पायलट मोड। हवाई जहाज़ में एक समय आता है जिसको ऑटो पायलट मोड कहते हैं। ऑटो पायलट मोड में जो पायलट होते हैं वो बातचीत करते हैं आपस में, नाश्ता करते हैं, कुछ खाते हैं, आराम से ऑटो पायलट मोड में हवाई जहाज़ को डाल देते हैं, ऑटो मोड में हवाई जहाज उड़ते रहता है। ये होता है, यानी कि ज़मीन छोड़ने से लेकर उस पोजीशन पे पहुंचने तक में पायलट बहुत अलर्ट होता है, बहुत खतरा होता है, बहुत तेल हवाई जहाज पीता है, लेकिन जैसे ही उस स्टेज पे पहुंचा, और उस स्टेज पे पहुंचने में हवाई जहाज को कितना समय लगता है? 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट। अगर बहुत बड़ा हवाई जहाज हो तो हो सकता है थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये सारा खेल कुछ मिनटों का ही होता है। आधे घंटे के अंदर ये सब कुछ ऑटो पायलट मोड में हवाई जहाज पहुंच जाता है, आधे घंटे के अंदर। मैं आधा घंटा ज़्यादा बता रहा हूँ, बहुत कम, कुछ मिनटों में। आपके जीवन के भी ये जो कुछ उम्र है ना, आप ज़रा सोचो, आपकी उम्र होगी 100 साल, 80 साल, 90 साल, 100 से भी ज़्यादा क्रॉस कर सकते हो। उसमें पूरे अगर 80 साल की उम्र में आपसे बोला जाए कि 5 साल की बात, कितना है? कुछ ही मिनट की तो बात है ना। यानी कि अब आने वाले समय में बस आगे आपको सिर्फ 3 से 4 साल, 5 साल ही मेहनत करनी है, और उसके बाद से आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसे होगी? कुछ नहीं करना होगा आपको। जैसे बाज होते हैं ना, बाज, गिद्ध, आपने देखा उनको उड़ते हुए? कौवे हैं, तोते हैं, कबूतर हैं, ये पंख फड़फड़ाते रहते हैं उड़ने के लिए। सारे पक्षी, बाज को पंख फड़फड़ाते हुए देखा आपने, गिद्धों को पंख फड़फड़ाते हुए देखा, जबकि ये कबूतर से बहुत बड़े होते हैं, बहुत वज़नदार होते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इतनी हाइट ऊंची कर ली है, इतनी ऊंचाई पे ये चले गए हैं मेहनत करके कि उस ऊंचाई पर हवा का एक फ्लो रहता है, और उस हवा के फ्लो के साथ, बस उस फ्लो में ये लोग अपने आप को डाल देते हैं। नीचे फ्लो नहीं रहता, वो ऊपर फ्लो रहता है। उस फ्लो में ये उड़ान भरते 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 वहाँ पहुँच जाते हैं, और पहुँच जाने के बाद उस फ्लो में उड़ते नहीं हैं, तैरते हैं। फिर ये अपने डैने को सिर्फ पसार देते हैं, फैला देते हैं, और बस डैने को फैलाए रखते हैं और हवा इनको उड़ाते रहती है। ऐसे ही होता है ना, डैने फैलाएं। अब बताओ वहाँ कोई मेहनत कर रहे हैं? लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मेहनत एक कौवा करता है उड़ने में, एक कबूतर करता है, एक तोता करता है, एक मैना करता है, एक बगुला करता है। बहुत मेहनत, क्योंकि ये जब तक उड़ते हैं तब तक पंख फड़फड़ाते रहते हैं। तो उसके कंफर्ट जोन में रहने में
और कबूतर के मेहनत करने में आपको लगेगा कि कबूतर ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन छोटे लेवल पे ही रह जाता है और ज़िंदगी भर मेहनत करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सबसे उम्मीद बहुत है। ये जो बच्चे आपके संस्था से सफल होकर निकले हैं ना, इन बच्चों के बारे में गुरुजी ने बताया कि इन बच्चों में से जो सफल हैं, आप जैसे बच्चों को उन्होंने एडॉप्ट किया है कि हम 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च हम देंगे, 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्च हम देंगे। आप सोचो, जो खुद पहले अपने खर्च को नहीं उठा पाते थे, आज इतने सक्षम हो गए कि दूसरे बच्चों की पढ़ाई के खर्च उठा रहे हैं। ये जो समाज है ना, आने वाले समय में, आज ये समाज आपके लिए कुछ कर रहा है, तो क्या समाज उम्मीद नहीं करेगा आपसे कि आप भी इस समाज के लिए कुछ करो? है कि नहीं? हम सबको बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि आने वाले समय में हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए युवाओं को बेहतर होना ज़रूरी है। और याद रखना, आने वाले वक्त में स्थिति ऐसे होते जा रही है कि आप किसी भी सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते कि सरकार नौकरी देगी आपको, ना। यू विल हैव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर योर सेल्फ। आपको खुद से अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, रोज़गार जनरेट करना पड़ेगा, इतना सक्षम अपने आप को बनाना पड़ेगा। इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री, ये विकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील राष्ट्र। आबादी इतनी बड़ी है कि यहाँ पे हर हाथ को अपने लिए रोजगार की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, उसी हाथ को दूसरे की भी रोजगार की व्यवस्था के लिए भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। जापान का अगर एक बच्चा है तो बचपन में ही जब वो अपने मिडिल स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है तो वो कोई ना कोई चीज़ बनाना घर में शुरू कर देता है। कोई खिलौना बना रहा है, तो कोई बैटरी बना रहा है, तो कोई रिमोट कंट्रोल की गाड़ी बना रहा है, तो कोई कंप्यूटर बना रहा है। ये बच्चे सीखने लगते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यही हमको भी करनी पड़ेगी। तो आज देखिए, आपके बीच में 2019 से महामना शिक्षण संस्थान, 2019 से ये संस्थान काम कर रही है और अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा बच्चों को, जिसमें कि बालक और बालिकाएं दोनों हैं शामिल, एक बेहतर भविष्य ऑटो मोड की स्थिति में संस्थान ने पहुंचा दिया है। यानी उड़ान भरा था उन लोगों ने, हिम्मत कसी थी और फिर धीरे से सहारा मिल गया। आप बाज की तरह पंख फड़फड़ाओगे नहीं तो हवा भी नहीं उड़ा पाएगी, लेकिन आप थोड़ा हिम्मत करोगे, थोड़ा हिम्मत आप करोगे ना, तो हवा का प्रेशर, हवा के थ्रस्ट से आप ऊपर उड़ जाओगे। तो जो संस्था है हमारी, ये संस्था बस हवा देने की कोशिश कर रही है, ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है। बस पंख फड़फड़ाना है आपको। उस ऑक्सीजन के प्रेशर से, उस हवा के प्रेशर से आप ऊंची उड़ान भर लोगे और एक समय ऐसा आएगा जब ऑटो मोड में आ जाओगे। लेकिन ऑटो मोड में जब आ जाओगे ना, तो फिर उसके बाद से आपको अपनी तो चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ेगी, आप दूसरे को बेहतर दिशा देने के लिए सक्षम हो पाओगे। तो आपके जीवन में अगर आपको भी लगता होगा कि मेरे जीवन में कोई अभाव है, पैसे की कमी, संसाधनों की कमी, खुशकिस्मत लोग हो आप लोग। किस्मत वाले लोगों के जीवन में अभाव होता है, क्योंकि अभाव से स्वभाव बदल जाता है। जिनको बहुत मिला होता है वो अक्सर उनके व्यक्तित्व में जंग लग जाता है। आप देखो, नज़र उठाकर भारत में बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं। अमिताभ बच्चन का नाम तो सुना है। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, लेकिन अपने बेटे को सुपरस्टार तो नहीं बना पाया ना। राज कपूर भी सुपरस्टार थे, उनके खानदान के भी लोग राज कपूर के, पृथ्वीराज कपूर के स्टेज पे नहीं पहुंच पाए। आप देख लो बड़े बड़े IAS IPS को, आप देख लो बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के बच्चे क्या करते हैं, आप देख लो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चों को देख लो। बहुत कम ही होते हैं जो ढंग से कुछ कर पाते हैं।
क्यों? लेकिन करता कौन है? कोई गरीब परिवार का बच्चा जिसके जिगर में जुनून है, आग है, मुझे कुछ करना है, वो करता है। जिसको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं ना, वो अक्सर लोग निकम्मे हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में अभाव है तो आपके स्वभाव को ये बदल देगा। यही है अभाव जो आपको दौड़ाएगा, सुबह में जगाएगा और 80, 90, 100% लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो सुविधाएं आपको अगर कम मिली हैं तो उसी के बदौलत आज आप गिने चुने बच्चों में आपका नाम है, और आने वाले कुछ वर्षों के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी सुनहरी होगी वो आप खुद देखोगे। लेकिन आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने हैं और बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा हम सब देख रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाओ। छोटी छोटी चीज़ों में कभी उलझ मत जाना। आजकल मैं देखता हूँ नौजवान लड़के, एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी चल रही है, प्रेम रोग। यही उम्र है आपकी, इसके चक्कर में भी मत पड़ जाना। ज़्यादा रोमांटिक गाने मत सुनना, नहीं तो ये रोग ऐसा होता है ना, एक बार जिसको लग गया तो याद रखना, दिमाग की ऊर्जा 2 डायरेक्शन में एक साथ नहीं चल सकती। 2 डायरेक्शन में दिमाग की ऊर्जा नहीं चल सकती। या तो आपके दिमाग की ऊर्जा नीचे मूलाधार के नीचे जाएगी और वासना जगा देगी, या फिर ऊपर उठेगी तो दिमाग को तेज कर देगी, सहस्त्रार्थ को बढ़ा देगी और आपकी विवेक बुद्धि को बढ़ाएगी। अगर कोई भी बच्चा, आप कोई भी साइट, इंटरनेट पे भी अगर कोई भी चीज़, गंदी साइट, गंदी फिल्में, गंदी पिक्चर्स देखोगे तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा डाउन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपके पास एक ही ऊर्जा है, उस ऊर्जा से आप चाहो तो अपने अंदर से राम को पैदा कर लो, और नहीं तो आप चाहो तो अपने अंदर से रावण को पैदा कर लो। ऊर्जा एक ही डायरेक्शन में एक बार में जाती है। विजयादशमी का दिन है आज, महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन राम जी का भविष्य और रावण जी का भविष्य निर्धारित हो गया। एक रावण जो मारा गया, एक राम जो राजकुमार थे, वो स्थापित हो गए भगवान राम के रूप में आज ही के दिन। यही विजयादशमी का दिन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन ये महत्वपूर्ण समय है जब महात्मा गांधी जैसे शांति प्रिय नेता भी पैदा हुए 2 अक्टूबर को, और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन आज ही का दिन है। और आज ही के दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ। एक ऐसी संस्था की नींव डाली गई जितनी बड़ी संस्था पूरी दुनिया में आज तक नहीं बन पाई। बहुत लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन उतनी बड़ी संस्था कोई नहीं बन पाई। वो संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज ही के दिन 1925 में विजयादशमी के दिन उसकी स्थापना हुई थी। 100 वर्ष पूरे हो गए और दुनिया की कोई संस्था नहीं हो पाई जो आरएसएस जैसी संस्था बना सके। और भारत के भी एक प्रधानमंत्री ने बड़ी कोशिश की कि मैं आरएसएस जैसी संस्था बना लूँ, नहीं बना पाए। प्रधानमंत्री रहते हुए भी नहीं बना पाए। तो ये वो संस्था है। तो आज आपके पास रावण भी हैं और राम भी हैं, गांधी भी हैं और लाल बहादुर शास्त्री भी हैं। ये सब खेल ऊर्जा की दिशा का है। ऊर्जा की दिशा नकारात्मक दिशा में जाएगी, रावण उत्पन्न होगा, और सकारात्मक दिशा में जाएगी, राम उत्पन्न हो जाएंगे। मुझे भी खुशी है कि मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक रहा हूँ। बचपन में मैंने भी जब 9वीं 10वीं में था तो मैं पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया, और उस शाखा में मैंने जो कुछ सीखा, प्रथम वर्ष में जो सीखा, वो आज तक मैं भूला नहीं पाया। इसलिए कभी भी मैं अपने आप को स्वयंसेवक से दूर कभी नहीं समझा। मुझे हमेशा लगा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं एक सदस्य हूँ, एक स्वयंसेवक हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, आप सब ने बड़े प्यार से, मुझे पता है आपके पैरों में और कमर में दर्द हो रहा होगा, बावजूद उसके आप बैठे रहे, क्योंकि गुरुजी सामने बैठे हैं, उठ के जा भी नहीं सकते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना समय दिया, और आज आपके इस संस्था में आकर
मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप आज कुछ बच्चे 40 के आसपास बच्चे बैठे हो, ये हॉल कभी भरा हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप लोग जब यहाँ आओ कुछ वर्षों के बाद तो आपको गेस्ट की तरह इंट्रोड्यूस कराया जाए कि आप एलुमनी हो इस संस्था के, जब कभी पढ़ाई करते थे यहाँ, और आप इतने सक्षम हो जाओ कि आप दूसरे बच्चों को गाइड करो, हेल्प करो और मोरली बूस्ट अप करो। मैं यही उम्मीद करूँ आप सबसे आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। स्वामी जी आप आए, हम सब प्रशिक्षार्थियों का निरोगी काया कैसे हो, पांचों कोषों को कैसे निखारें, सातों चक्रों के बारे में ज्ञान कराया, इनका उत्साह वर्धन किया। आपका जीवन इन युवा शक्ति को दिशा देना है ताकि राष्ट्र के लिए अगला भविष्य निर्धारित हो। इस हेतु आपका जीवन है। आपका समय इस प्रकल्प के प्रशिक्षार्थियों को मिला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं प्रकल्प के सदस्य आदरणीय विनय जी से निवेदन करता हूं कि स्मारिका भेंट करके स्वामी जी को